ओके स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, इस पेज से जुड़े सभी दोस्तों और सभी सुधीजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम पल्लवी, आगरा में रहते हैं, एक हाउसवाइफ हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि इतने वरिष्ठ साहित्यकारों के बीच इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का हमें मौका मिला। इसके लिए आदरणीय नरेश जी और मेरी सखी कंचन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमेशा यहाँ आने के लिए प्रेरित किया है। कंचन जी, आप दिखाई दे रही हैं हमें, थैंक यू सो मच। लिखना बहुत टाइम पहले शुरू कर दिया था, कई रचनाएं प्रकाशित भी हुई हैं, आकाशवाणी पर भी मेरी कहानियां अक्सर आती रहती हैं, पर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर बोलने का ये मेरा पहला मौका है। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। रचनाएं मेरी खासकर जिंदगी और समाज में घट रही छोटी बड़ी घटनाओं से प्रेरित रही हैं। कविताएं कम ही लिखते हैं, कभी कभी भावनाएं व्यक्त करने के लिए थोड़ी बहुत कविता लिख लेते हैं। अधिकतर मेरा लेखन वो कहानियों में रहा है। खासकर नारी जीवन के विभिन्न रंगों को हमने अपनी कहानियों में शामिल किया है। तो आज का ये सेशन हम नारी जीवन को ही समर्पित करते हैं। नारी तेरे रंग अनेक, नारी तेरे रूप अनेक। कई परिवार वाले भी दिखाई दे रहे हैं। शानवी बेटा थैंक यू, भावना थैंक यू। तो दोस्तों, आओ साथ बैठें, कुछ फसाने कहेंगे, कुछ यादें, कुछ ख्वाब, कुछ किस्से बुनेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी एक बहुत पसंदीदा कविता से। ये कविता बहुत साल पहले लिखी थी, बड़े भावुक क्षण थे मेरे लिए। मेरा बेटा पढ़ने के लिए बाहर चला गया था और उस टाइम बहुत अजीब सा था। बेटे के साथ साथ माँ बहुत याद आती थी। तो ऐसे ही कुछ भावुक क्षणों में माँ को समर्पित करके ये कविता हमने लिखी थी। माँ तुम बहुत याद आ रही हो। शायद माँ मेरी देख भी रही होंगी। तो माँ तुम बहुत याद आ रही हो। एक बात बताऊं, आजकल तुम मुझ में समाती जा रही हो। आईने में अक्सर तुम्हारा अक्स उभर आता है और कानों में अतीत की हर एक बात दोहराता है। समझ नहीं पाती तुम मुझ में या मैं तुम में समाती जा रही हूँ। तुम मुझ में हो या मैं तुझ में समझ नहीं पाती हूँ, पर आज खुद को तुम्हारी जगह खड़ा पाती हूँ। तुम मुझ में हो या मैं तुझ में समझ नहीं पाती हूँ, पर आज खुद को तुम्हारी जगह खड़ा पाती हूँ। तुम जिस जिस बात पर घंटों हंसा करती थी, तुम्हारी जिस जिस बात पर घंटों हंसा करती थी, कभी नाराज होती थी, झगड़ती थी, लड़ती थी, वही सब अब खुद करने लगी हूँ। अंतर केवल इतना है कि तब बोलती थी और अब सुनती हूँ। वही सब अब स्वयं करने लगी हूँ। अंतर सिर्फ इतना है, तब वक्ता थी और आज श्रोता बन गई हूँ। हर पल तुम हमारी राह देखती तुम्हारी आंखें आज मेरी आंखों में बदल गई हैं। हर पल हमारी राह देखती तुम्हारी आंखें आज मेरी आंखों में बदल गई हैं। तुम्हारे दर्द को आज समझ पाती हूँ। तुम्हारे दर्द को आज समझ पाती हूँ, जब तुम्हारी तरह मैं भी इंतजार करती हूँ। मन करता है मेरा फिर से अतीत को लौटाऊं। मन करता है मेरा फिर से अतीत को लौटाऊं। तुम्हारे पास आकर तुमको खूब लाड़ लड़ाऊं। आज तुम बेटी और मैं माँ बन जाऊं। माँ, मन करता है मेरा फिर से अतीत को लौटाऊं। तुम्हारे पास आकर तुमको खूब लाड़ लड़ाऊं। आज तुम बेटी और मैं माँ बन जाऊं। आज तुम बेटी और मैं माँ बन जाऊं। तो दोस्तों, ये नारी का सबसे प्यारा रूप है। कहते हैं ईश्वर हर जगह नहीं हो पाता, इसलिए उसने माँ को बनाया। तो ये पहली कविता मेरी माँ को समर्पित। वो मेरी पहली शिक्षक,
मेरी प्रेरणा, वो उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरित किया है लिखने के लिए, हर एक अच्छे काम के लिए। तो माँ 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 नारी का सबसे प्यारा रूप होता है। तो आइए अब मिलते हैं नारी के एक और रूप से, मेरी एक कहानी में, जिसका नाम है बड़ी भाभी। फोन की घंटी से मन डर गया। रात के इस पहर किसने फोन किया होगा? घबराते हुए फोन उठाया तो प्रभात दा की छूट डूबती हुई सी आवाज आई, इला बड़ी भाभी चली गई। एक सन्नाटा सा पसर गया फोन पर। फिर धीरे से बोले, इला तुम आओगी ना? मैंने कहा हाँ दा, सुबह आऊंगी। फोन कट गया। अतुल मेरे पति जाग गए थे, उन्हें बताया, फिर सुबह जल्दी निकलने की बात करके वो सो गए। पर मेरी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। बड़ी भाभी का सुंदर, रौबदार, कठोर चेहरा आंखों के सामने था। बड़ी भाभी, हाँ, सब उन्हें बड़ी भाभी के नाम से ही जानते थे, सब उन्हें इसी नाम से बुलाया करते थे। माँ, पापा, चाचा, चाची, नौकर, चाकर, बाहरी, घर वाले, हम बच्चे और उनके बेटे प्रभात दा, हम सब उन्हें बड़ी भाभी ही कहते थे। पता नहीं किससे क्या रिश्ता था उनका, बचपन में तो बहुत समझ में नहीं आता था। सबके लिए वो बड़ी भाभी थी। सुंदर, रोबीला, ग्रेसफुल चेहरा, करीने से सवरे बाल, हमेशा जेवर गहनों से लदी बड़ी भाभी पूरी ज्वाइंट फैमिली की मुखिया थी। पता नहीं कैसे सब कुछ मैनेज करती थी। क्या मजाल कि घर में एक पत्ता भी बिना उनकी इजाजत के हिल जाए। घर के हो या बाहर के, हर काम उनकी इच्छा से ही होता था। यूं कहें कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी और ज्वाइंट फैमिली बस उनके दम पर ही चल रही थी। हमने बचपन से उनका बस यही रूप देखा था। हर काम परफेक्ट चाहिए होता उनको। पापा, चाचा, मम्मी, पापा, चाची बिना उनसे पूछे कोई काम नहीं कर सकते थे। पापा चाचा के मुंह से सुनी अलग अलग कहानियों को जोड़कर यही समझ आया कि बड़ी भाभी छोटे बाबा की एक लौती बेटे वीरेन ताऊ जी की पत्नी थी। छोटे बाबा मेरे बाबा के छोटे भाई। बाबा की असमय मृत्यु के पश्चात पापा चाचा के लालन पालन की पूरी जिम्मेदारी बाबा ने ही उठाई थी, और दादी की मृत्यु के बाद बड़ी भाभी ने घर की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। पापा चाचा ने सदैव उनको माँ का स्थान दिया। वीरेन ताऊ जी किसी महकमे में उच्च पद पर आसीन थे, पर जमींदार घराने की बेटी और बड़े सरकारी अफसर की पत्नी बड़ी भाभी में गजब का आत्मविश्वास था। ताऊ जी को उनका रोबीला व्यक्तित्व ज्यादा भाता नहीं था। बाहर से देखने में सब ठीक लगता था, पर उनकी शादी अंदर से बिल्कुल खोखली थी, और उसे ठीक करने का कोई प्रयास न ताऊ जी ने किया और न ही कभी बड़ी भाभी ने। एक दिन ऐसा भी आया कि ताऊ जी, बड़ी भाभी, प्रभात दा और पूरी जमींदारी छोड़कर चले गए। दूसरी शादी कर ली। बड़ी भाभी के चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं आई। छोटे बाबा ने गुस्से में उनको अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया और उनकी जगह बड़ी भाभी को अपना वारिस बना लिया। छोटे बाबा की मृत्यु के बाद उनकी जगह बड़ी भाभी ने ले ली। मम्मी, चाची दबी जबान बोलती, असली राजयोग तो यही लिखा के आई हैं, पर उनके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। सर झुकाकर हर बात मानती थी दोनों। घर में उन दोनों की हैसियत भी कोई खास नहीं थी। वो बड़ी भाभी के लिए सिर्फ बड़ी और छोटी थी। बड़ी भाभी ने दोनों को कभी भी महाराजिन दादी से ज्यादा नहीं समझा। किचन में क्या बनेगा से लेके खेती, पैसे, रुपए, सब चीजों की कमान बड़ी भाभी के पास ही थी। हम बच्चों की फौज में सबसे बड़े थे प्रभात दा, फिर मेरे दोनों बड़े भाई और मैं, फिर चाचा के दोनों बेटे। प्रभात दा कहने को उनके बेटे थे, पर बड़ी भाभी की आंखों में कभी उनके लिए खास ममता नहीं दिखाई दी। बड़ी भाभी उनसे भी घर के बाकी बच्चों सा ही व्यवहार करती थी। पर प्रभात दा हम सब में बड़े और समझदार भी थे, बिल्कुल आइडियल बड़े भाई थे। कुल मिलाकर पूरी ज्वाइंट फैमिली में 5 भाइयों की मैं अकेली बहन। माँ बाप, पापा,
चाचा चाची सबकी लाडली थी, भाइयों की लाडली थी, पर बड़ी भाभी को फूटी आंख न सुहाती। जब तब माँ को ताना देती रहती थी, 2 बेटों पे ये कलंक झनने की क्या जरूरत थी तुझको। पर बड़ी भाभी कुछ न कुछ बोलती ही रहती थी और माँ बेचारी सर झुकाकर चुप रह जाती। वैसे तो मेरा बाल मन बड़ी भाभी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित रहता, पर जब वो इस तरह की बात करती तो मुझे कुछ भला नहीं लगता। कभी मैं सोचती बड़ी होके मैं उन्हीं की तरह बनूंगी, और कभी लगता कि हे भगवान कैसी हैं ये, कितना डांटती हैं। मेरा और बड़ी भाभी का बस 36 का ही आंकड़ा होता था। समय बीतता गया, सब कुछ वैसे ही चल रहा था। बच्चे बड़े और बड़े बूढ़े हो गए। बड़ी भाभी की दबंगई में कोई कमी नहीं आई। सभी भाइयों ने अच्छी अच्छी नौकरियां कर ली और घर से बाहर चले गए। पापा ने मेरी शादी जल्दी कर दी। अपने घर में मैं बहुत खुश थी। जिंदगी अपनी रफ्तार से चली जा रही थी कि तभी एक दिन मम्मी का फोन आया और उन्होंने बताया कि प्रभात दा आए थे, विजाति विवाह की बात करके चले गए। बड़ी भाभी ने घर में तूफान मचा रखा है। प्रभात दा ने शादी न करने की कसम खा ली और पूरे घर में हंगामा बरपा हुआ है। घर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि बड़ी भाभी को समझाए या प्रभात दा का साथ दे। बड़ी भाभी के विरुद्ध जाने की तो कोई सोच भी नहीं सकता था। बेचारे प्रभात दा अपना समूह लेके वापस चले गए, लेकिन मुझे उनकी हिम्मत पे बड़ी हैरानगी हुई, बहुत हैरत हुई। अगले दिन मैं घर पहुंच गई। सोचा बड़ी भाभी को थोड़ा समझाऊंगी, शायद वो मान जाए। पहुंची, बड़ी भाभी से हाल चाल पूछकर जैसे ही प्रभात दा की बात छेड़ी, बस बड़ी भाभी ने तो चंडी रूप धारण कर लिया। सुन लड़की, अपनी हद में रह, बाहर वाली है तू, अपनी औकात समझकर बात कर। मुझसे भी ज्यादा बर्दाश्त तो होता नहीं। बस खड़े खड़े जो मुंह में आया बक दिया और ये भी कह दिया कि प्रभात दा को अपने मनपसंद जीवन साथी मिले, इसके लिए कुछ भी करूंगी। बदले में मुझे घर न आने का आदेश सुना। अभी चली जा वापस और कभी वापस लौट के मत आना। कई महीने बीत गए, मैं घर न गई और बड़ी भाभी न मानी। हम सब भाई बहन ने मिलकर प्रभात दा की शादी करा दी। अब मेरी तरह प्रभात दादा को भी घर से निकाला मिल गया था। उनकी दुल्हन का तो मुंह भी नहीं देखा किसी ने। उनकी सारी नाराजगी मुझसे थी। वो प्रभात दा के विरोध को भी मेरा ही आश्रय समझती थी। वो समझती थी कि विरोध का कारण भी मैं ही हूँ। समय बीतता गया, पर समय के साथ भी बड़ी भाभी की ममता नहीं पिघली। पापा, चाचा, चाची एक एक करके सब हमें छोड़ के चले गए। उनकी मृत्यु पर मुझे और प्रभात दा को घर आने की अनुमति तो मिली, पर प्रभात दा की पत्नी भाभी को नहीं। और हमें भी शांति हवन के बाद तुरंत जाने का हुक्म सुना दिया गया। इतने साल बाद भी बड़ी भाभी का मन नहीं बदला। उन्होंने प्रभात दा को नजर उठाकर देखा भी नहीं। अब घर में सिर्फ माँ और बड़ी भाभी बचे थे। दोनों की तबीयत खराब रहती थी। कुछ पुराने कर्मचारी भी थे जो बड़ी भाभी का राजपाट चलाया करते थे। कोई भी भाई ज्यादा यहाँ रुकना नहीं चाहता था। माँ की तबीयत भी अब खराब रहने लगी थी। भाई ने सोचा माँ को अपने पास ले आए, शहर में इलाज भी ढंग से हो जाए। पर माँ की हिम्मत नहीं थी बड़ी भाभी से पूछने की। भाई ने हिम्मत करके कहा कि आप दोनों को शहर ले जाना चाहता हूँ, तो साफ इनकार कर दिया बड़ी भाभी ने और माँ को भी मना कर दिया। भाई बेचारा लौट आया। कुछ दिन बाद माँ की तबीयत फिर काफी खराब हो गई। इस बार मैं घर गई और माँ का सामान पैक करके उन्हें लेकर चली आई। माँ ने बड़ी भाभी से साथ चलने का बहुत आग्रह किया, पर वे ना मानी। मैनेजर सुरेश भैया और उनकी पत्नी को सारी जिम्मेदारी सौंप कर हम चले आए। आते समय बड़ी भाभी की आंखों में अजीब से भाव थे, शायद बेचारगी के, या फिर माँ के छोड़ जाने से उन्हें बहुत कष्ट हुआ था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि माँ उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। उस दिन के बाद बस फोन पर उनके हालचाल मिलता रहा। फिर एक दिन पता चला कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है।
प्रभात दा घर पहुंचे, उन्हें बड़ी भाभी के कमरे में जाने की इजाजत नहीं मिली। मैं मनी मन सोचती, कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है कि इतने के बाद भी उसकी ममता नहीं पिघली। कोई स्त्री, कोई नारी इतनी कठोरता कैसे दिखा सकती है अपने इकलौते औलाद को। लेकिन उनकी लाख मिन्नतों के बाद भी बड़ी भाभी ने उनको अपने कमरे में आने की इजाज़त नहीं दी। सुरेश भैया और उनकी पत्नी ही सब कुछ करते थे। बेचारे प्रभात दा बाहर से देखते रहते थे, वहीं रुके रहे, बहुत दिन तक वहीं पे रहे, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाए। जाते जाते भी उन्होंने प्रभात दा से कोई बात नहीं की और आज ये खबर मिल गई। अगली सुबह हम जल्दी निकल गए। प्रभात दा ने मनीषा भाभी को भी बुला लिया था। मुझे देखते ही गले लगकर जोर जोर से रो पड़े। बाकी रीतियों के लिए जैसे ही भाभी उनके मृत शरीर के पास पहुंची, सुरेश भैया धीरे से आकर प्रभात दा के कान में बोले, बड़ी भाभी ने साफ मना किया था कि मेरे मरने के बाद मेरे मृत शरीर को प्रभात और उसकी पत्नी हाथ न लगाएं। मेरे आगे जैसे लगा कि एक बड़ा सा कांच टूट के बिखर गया हो। मैं आवाक थी। इतनी कठोरता, कोई भी ममता इतनी कठोर कैसे हो सकती है। बचपन से उनके जैसा बनने की इच्छा मानो चकनाचूर हो गई। सोच के भी डर लगने लगा कि हे भगवान, कभी मैं उनकी तरह ना बन जाऊं। तो दोस्तों, नारी का एक रूप ये भी है, इतना निष्ठुर, इतना कठोर और शायद इतना उसूल पसंद कि अपने उसूलों के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो मैंने कहा ना, नारी तेरे रूप अनेक। नारी कभी अबला है और कभी सबला है। कभी वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है और कभी वो अपने घर में ही प्रताड़ित हो रही है। कभी पढ़ी लिखी स्त्री भी अपने पति से जाने अनजाने दब जाती है और कभी एक अनपढ़ वो पूरे घर पे राज करती है और अपना स्थान बनाती है। तो नारी, बहुत सारे रूप हैं तेरे। मेरी कहानियों में हमेशा नारी के ही कुछ रूप मिलने हैं, अधिकतर कहानियों में। जो मेरे पुरुष दोस्त हैं यहाँ पे, घर वाले कुछ दिख रहे हैं, सब सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ स्त्री करती रहेगी, कुछ पुरुषों के लिए नहीं सुनाएगी। तो अंत में मैं एक कहानी पुरुषों से, एक जनरल कहानी भी सुनाऊंगी, पर अभी मैं स्त्रियों की ही बात कर रही हूँ। चलिए एक कविता सुनाती हूँ अपने बड़े भावुक क्षणों की। ऐसा होता है कि जिंदगी में हम इतने बिजी हो जाते हैं, इतनी चीजें चलती रहती हैं एक साथ, घर बाहर कुछ ना कुछ, नारी हो या पुरुष, स्त्री हो, कोई भी। तो बस ऐसे ही कुछ बहुत व्यस्त क्षणों में कुछ समय निकालकर ये कविता हमने लिखी थी। आप सबका प्रोत्साहन चाहूंगी। मुझे दिख रहे हैं बहुत से लोग, मैं सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ जुड़ने के लिए और मुझे सुनने के लिए। ये मेरा पहला अवसर है लाइव बोलने का, तो बहुत सारी त्रुटियां होंगी, तो प्लीज़ क्षमा करिएगा और बताइएगा भी कि और मैं अपने में क्या सुधार कर सकती हूँ। अपनी एक कविता सुना रही हूँ, दिल को जवान रखना। दोस्तों, उम्र कितनी भी हो, दिल को जवान रखना, मन के किसी कोने में हंसने की जगह रखना, खुद को खुश रखना। कितना भी व्यस्त हो पर खुद को खुश रखना और जरा सा बचपना बचा कर रखना। खुद में मौजूद बच्चे के साथ खिलखिलाना, कभी बारिश में भीग जाना, कभी पकड़ लेना बूंदों को आंगन में गिरने से पहले, कभी कागज की कश्ती चला लेना, कभी कभी छत पर तारे गिनाना, कभी उचक कर चांद को छू लेना, हंसना खिलखिलाना, खुद को खुश रखना, बस जरा सा बचपना बचा कर रखना। उम्र कितनी भी हो, दिल को जवान रखना। बच गई हो अगर कोई ख्वाहिश मन में, बच गई हो कोई ख्वाहिश गर्ग मन में, पूरी कर लेना वक्त बीतने से पहले। बच गई हो कोई ख्वाहिश कर मन में, पूरी कर लेना वक्त बीतने से पहले। दिल की हर तमन्ना पूरी कर लेना जिंदगी रीतने से पहले। लोगों की तुम परवाह न करना,
लोगों की तुम परवाह न करना, कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। लोगों की तुम परवाह न करना, पर दिल की जरूर सुनते रहना। लोगों की तुम परवाह न करना, पर दिल की थोड़ी सुन लेना। हंसना खिलखिलाना, खुद को खुश रखना, बस जरा सा बचपना बचा कर रखना। खुद के लिए वक्त से कुछ लम्हे चुरा लेना, खुद के लिए वक्त से कुछ लम्हे चुरा लेना। गाना गुनगुनाना, जरा हंसना खिलखिलाना। खुद के लिए वक्त से कुछ लम्हे चुरा लेना, गाना गुनगुनाना, जरा हंसना खिलखिलाना। जश्न हो जाए जिंदगी कुछ ऐसे जीना कि उम्र और सुख में तालमेल बिठा लेना। सुख के पीछे भागते भागते कहीं उम्र ना निकल जाए दोस्तों। तो जश्न हो जाए जिंदगी कुछ ऐसे जीना, उम्र और सुख में तालमेल बिठा लेना। लंबी हो ना हो बड़ी जरूर हो जिंदगी, लंबी हो ना हो बड़ी जरूर हो जिंदगी। दो चार ऐसे काम भी करते जाना, चार पल ही जियो पर ऐसी हो जिंदगी। नाम सुनते ही मेरा तुम जरा सा मुस्कुरा देना। दो चार ऐसे काम भी करते जाना कि चार पल की हो जिंदगी, पर नाम सुनते ही मेरा तुम ऐसे मुस्कुरा देना। मन के किसी कोने में हंसने की जगह रखना, खुद को खुश रखना और जरा सा दिल को जमा रखना। बस थोड़ा सा बचपना बचा कर रखना दोस्तों, बस थोड़ा सा बचपना बचा कर रखना। डॉक्टर अंतरिक्ष आप दिखाई दे रहे हैं, थैंक यू सो मच यहाँ जुड़ने के लिए। प्रमोदिता भाभी आप हमेशा हमको प्रेरित करती रही हैं। पूजा शर्मा थैंक यू। ज्ञानेंद्र कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी आपका बहुत आभार, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। कंचन भाभी, शानवी बेटा थैंक यू। नीतू थैंक्स डियर, बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद। कंचन भाभी बहुत धन्यवाद। बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सबको प्रोत्साहन के लिए। दोस्तों मेरी त्रुटियां भी जरूर बताइएगा, मैं इंतजार करूंगी। तो आइए अब मिलते हैं नारी के एक और रूप से, मेरी एक कहानी, आखिर ये कैसी मोहब्बत। रुचि दी थैंक यू। शालिनी थैंक यू डियर, बच्चों के साथ तुमने एक मौका इतना टाइम निकाला, थैंक यू। नरेश भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे नाम आ रहे हैं, थैंक यू इतने सारे लोगों को। स्मिता थैंक यू डियर। अनिल भैया, पूजा शर्मा थैंक यू। तो शुरू करते हैं मेरी एक कहानी, नारी का एक अलग ही रूप, आखिर ये कैसी मोहब्बत। गर्मी की एक दोपहर, यूनिवर्सिटी से वापस लौटते सर में एक तीखा सा दर्द महसूस हुआ। सोचा रुककर मेडिकल स्टोर से पेन किलर ले लूं। घर जाकर दवा लेकर थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। मेडिकल स्टोर पे दवा ले ही रही थी कि पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, भैया सोफ्रामाइसिन, ब्रूफेन और डिटॉल देना, 4-5 बैंडेड भी दे देना। आवाज काफी जानी पहचानी लगी। पलट कर देखा तो एक दुबली सी लड़की जीन्स और कुर्ता मुंह पे डाले, दुपट्टा मुंह पे लपेटे हुए खड़ी थी। उसकी आंखें देखते ही अनायास मुंह से निकला, आरोही, तुम आरोही हो ना। उसने सर उठाकर मुझे देखा। उसके चेहरे से दुपट्टा जरा सा खिसक गया। आंखों में दर्द के लाल डोरे साफ दिखाई दे रहे थे। होंठ के पास चोट का एक निशान था, शायद 24 घंटे पुरानी चोट रही होगी। खून थोड़ा अब भी जमा था वहां पर। उसने हड़बड़ाकर पैसे दिए, मेरी बात का जवाब दिए बगैर तेजी से बाहर निकल गई। पर मेरा मन कह रहा था कि हो न हो यह आरोही ही हुई।
मैडम, आपकी दवा। दुकानदार की थोड़ी तेज आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। फौरन पैसे देकर वहां से निकल पड़ी। गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ी, पर मन यादों के गलियारे में भटकता आरोही को ढूंढ रहा था। आरोही मेरे 2 या 3 साल पुराने एमएससी बैच की एक प्यारी सी स्टूडेंट। यूं तो एक लेक्चरर होने के नाते अपने हर स्टूडेंट को याद रखना संभव नहीं है, पर फिर भी कुछ हमेशा याद रह जाते हैं। आरोही उन्हीं में से एक थी। पूरे बैच की सबसे होशियार लड़की, एक बेहतरीन स्टूडेंट, हमेशा हंसने हंसाने वाली, जिंदगी से भरपूर वो लड़की मेरी फेवरेट थी। मेरी क्या, शायद वो पूरे डिपार्टमेंट में हर किसी की फेवरेट थी। पढ़ते वक्त संजीदा और बाकी टाइम फुल ऑफ लाइफ, खूब केयरिंग, और एक अजब ही आकर्षण था उस लड़की में। मेरी उससे आखिरी मुलाकात फाइनल एग्जाम्स के बाद रिजल्ट आने से पहले हुआ था। अपनी शादी का कार्ड लेकर आई थी। मैं वो कार्ड देखकर खुश नहीं थी। मैंने उसे समझाया, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है आरोही, तुम्हें तो रिसर्च करके साइंटिस्ट बनना था ना। हाँ मैम, वो अनुराग की जॉब बैंक में लग गई है और पोस्टिंग बनारस में मिली है। उसकी मम्मी चाहती है कि ज्वाइनिंग से पहले उसकी शादी कर दें ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। मैं उसका चेहरा देखती रह गई। वो जल्दी जल्दी बोली, मैम आप आइएगा जरूर। अपनी खुशी में उसे मेरी हैरानगी नजर नहीं आई। उसने मेरी हैरानगी पे ध्यान भी नहीं दिया और बाकी के कार्ड बांटने जल्दी जल्दी चल दी। मैं बड़ी देर तक उसके बारे में सोचती रही। सुमी मुझे बहुत प्रिय थी, पर उसका ये फैसला मेरे लिए बहुत हैरान करने वाला था। मैं खुद एक कैरियर ओरिएंटेड वुमेन थी, इसलिए मेरे लिए ये समझना बहुत मुश्किल था कि कितनी आसानी से उसने अनुराग के लिए अपने सपनों को भुला दिया। अनुराग मैथ साइड से हमारी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट, सुमी से एक बैच सीनियर था, आरोही से एक बैच सीनियर था। एक ब्राइट स्टूडेंट था, पर बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड और इंटेंस नेचर। इस बेख्याली में कब घर आ गया पता ही नहीं चला। मशीन वह चेंज करके दवा लेकर लेट गई, पर मन आरोही पर ही लगा हुआ था। क्या हुआ होगा, उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, आखिर उसने क्या किया होगा। पता नहीं कितने सवाल रात भर मेरे दिमाग में कौंधते रहे। रात पूरी आंखों ही आंखों में कट गई। सुबह यूनिवर्सिटी पहुंचकर ऑफिस रिकॉर्ड से सुमी के घर का नंबर निकलवाया। फोन किया तो उसकी भाभी ने उठाया। उन्होंने बताया कि सुमी के पति की पोस्टिंग अभी 2 महीने पहले ही लखनऊ हुई है। उसके ससुराल का एड्रेस लेकर मन ही मन तय कर लिया कि आज उसके घर का चक्कर लगा कर आऊंगी। यूनिवर्सिटी से जल्दी निकलकर ढूंढते हुए महानगर उसके घर पहुंची। घंटी बजाई तो दरवाजा आरोही नहीं खोला। दोस्तों, मेरे अधिकतर जो कैरेक्टर हैं वो सुमी ही होते हैं, तो कभी किसी ने कहा कि नहीं कैरेक्टर चेंज करो, नाम चेंज करो, नहीं तो तुम्हारी सब कहानियां एक सी लगती हैं, तो वो सुमी मेरी जबान पे बैठा हुआ है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रात आंखों ही आंखों में कट गई। सुबह यूनिवर्सिटी पहुंचकर ऑफिस रिकॉर्ड से सुमी के घर का नंबर निकलवाया। फोन किया तो उसकी भाभी ने उठाया और उन्होंने बताया कि आरोही के पति की पोस्टिंग अभी 2 महीने पहले ही लखनऊ हुई है। उसका ससुराल से एड्रेस लेकर मन ही मन तय कर लिया कि आज उसके घर का चक्कर लगा कर आऊंगी। यूनिवर्सिटी से जल्दी निकलकर ढूंढते हुए महानगर में उसके घर पहुंची। घंटी बजाई तो दरवाजा आरोही नहीं खोला। देखते ही उसके चेहरे का रंग सफेद हो गया। फिर थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोली, अरे मैम आप यहाँ। बाकी के शब्द उसके होठों में ही दब गए। चोटों के निशान चेहरे पर अब भी दिखाई दे रहे थे, पर मुझे देखकर वो खुश थी। मेडिकल स्टोर की मुलाकात का जिक्र ना उसने किया और ना मैंने। बैठाकर खूब खातिर की उसने और खूब सारी बातें की हमने। उसने बताया कि उसकी शादी के बाद उसके पेरेंट्स नहीं रहे, अनुराग की मम्मी भी नहीं रही।
उसने स्कूल में, किसी स्कूल में टीचिंग स्टार्ट कर दी है, अनुराग की पोस्टिंग मेन ब्रांच में हो गई है। ऐसी बहुत सारी बातें हमने की। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ। इतनी ब्राइट स्टूडेंट, इतना ब्राइट फ्यूचर था उसका, और एक मामूली सी जूनियर स्कूल की टीचर बन के रह गई। उसकी बातें पहले की तरह रुकने का नाम ही नहीं लेती। तभी उसे रोक कर मैंने हिम्मत करके पूछा, आरोही, ये चोटें कैसे लगी हैं? चोटें? वो थोड़ा सकपकाई, फिर संभलते हुए बोली, अरे मैम, वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। अच्छा, मैंने कहा, ये चोटें सीढ़ियों की तो नहीं लगती। कैसे लगी हैं ये चोटें? सच सच बताओ। क्या हुआ आरोही? काफी खोजबीन करने पर उसके मुंह से निकला, वो मैम, अनुराग थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है। थोड़ी बहस में ही उसे गुस्सा आ जाता है और फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं भी तो आजकल बहुत बहस करने लगी हूँ। हर छोटी बड़ी बात पे मैं उसे गुस्सा दिला देती हूँ। आप चिंता ना करें, थोड़ी सी लगी है, ठीक हो जाएगी। उसने अनुराग की गलती पर पर्दा डालते हुए कहा। मेरा गुस्से से बुरा हाल था। थोड़ा जोर से बोली, तुम्हारे पति ने तुम पर हाथ उठाया और तुम उसका सपोर्ट कर रही हो? क्या हो गया है आरोही? अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठाती? पर वो किसी दरिया के ठहरे पानी से शांत बैठी थी, बस बार बार यही कह रही थी, अनुराग मुझसे बहुत प्यार करता है मैम। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करता। मैंने उसे बहुत समझाया, उसकी पढ़ाई का वास्ता दिया, सेल्फ रेस्पेक्ट की बात की, पर उस पर कोई असर नहीं। काफी देर उसे समझाने के बाद भी जब उस पर कोई असर नहीं हुआ तो मैं जाने को खड़ी हो गई, पर उसने बहुत मिन्नतें करके मुझे रोक लिया। मैम प्लीज अनुराग से मिलकर जाइए, वो बहुत खुश होगा आपसे मिलकर। बहुत सारी बातें करती रही हूँ मैं आपकी, मैम प्लीज प्लीज। उसकी बच्चों से मनुहार मुझे बड़ी अच्छी लगी। अनुराग से बात भी करना चाह रही थी मैं, सो रुक गई। बातों का कारवां फिर चल पड़ा। थोड़ी देर में ही अनुराग आ गया, गर्म समोसे लेकर। शायद आरोही ने फोन कर दिया होगा। आते ही बेहद गर्मजोशी से मिला, बहुत आदर से बात की और आरोही प्यार से समोसे और चाय परोस रही थी। दोनों बीच बीच में यूनिवर्सिटी की कोई बात छेड़कर हंस भी लेते थे। मैं हैरानगी से बहुत ध्यान से उन दोनों को देख रही थी। उन्हें देखकर ये मानना मुश्किल था कि एक दिन पहले दोनों में कोई इतनी बड़ी बहस हुई होगी, जिसके सबूत सुमी के चेहरे पे अभी भी दिखाई दे रहे हैं, जिसके सबूत आरोही के चेहरे पे अभी अभी दिखाई दे रहे हैं। अनुराग की आंखों में प्यार था, पर उस किसी कोने में एक अजीब सा भाव था, और आरोही की आंखों में दर्द के लाल डोरों में गुथा प्यार छलक रहा था। दोनों को देखकर आरोही की चोटें बेमानी सी लग रही थी। मैंने दोनों से इजाजत ली और वहां से चल दी। चलते चलते आरोही बोली, अच्छा लगा मैम आप आई, आपसे दिल की बहुत सारी बातें करके बहुत अच्छा लगा। यूनिवर्सिटी की यादें भी ताज़ा होगी। फिर आइएगा मैम। इतना कहकर एक आंसू उसके गालों से ढलक गया और अनुराग ने उसे संभाल लिया। मन में एक परेशानी थी, एक अजीब सा झंझावत। आखिर ये कैसी मोहब्बत है जिसमें एक ने अपना सब कुछ दे दिया और दूसरा उसकी कद्र भी ना कर सका। पर हाँ, मोहब्बत तो दोनों को ही थी। न जाने ये कैसी मोहब्बत है। नारी तेरे अजब रूप है, कभी तू ममता की मूर्ति है और कभी प्यार की परछाई। तो स्त्री के बहुत सारे रूप हैं। मेरी कहानियों में आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। पता नहीं टाइम कितना बचा है, अभी तो है टाइम, अभी है टाइम मेरे पास। तो बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं। आलोक मामा जी थैंक यू, कंचन भाभी थैंक यू, शानवी, नीतू थैंक्स।
सबका नाम लेना संभव नहीं है, मुझे दिखने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो जो भी हमसे जुड़ा हुआ है, कुछ घर वाले भी दिखाई दे रहे हैं। मैं अपनी माँ का नाम देखने की कोशिश कर रही हूँ, दिख नहीं रहा है, पता नहीं वो देख पा रही है कि नहीं, पर मेरी दिली इच्छा है कि वो मुझे देखें। पूजा शर्मा जी थैंक यू, भाई थैंक यू, मम्मा थैंक यू। चलो एक पोएट्री सुनाते हैं। अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं जिंदगी में, कभी कुछ मतलबी लोगों से भी मुलाकात हो जाती है। मंजू बिश्नोई जी बहुत आभार आपका। तो जीवन में कभी कभी कुछ मतलबी लोगों से भी मुलाकात होती है। तो ये हाँ भाई थैंक यू, मुझे पता है वो आपके साथ ही हैं, देख रही होंगी उनको। माँ थैंक यू, रंजना दीदी थैंक्स, श्वेता थैंक यू, निशु थैंक्स, पतिदेव पता नहीं मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं, पर थैंक यू, मुझे पता है देख रहे होंगे। डॉक्टर अंतरिक्ष थैंक यू। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कुछ मतलबी लोगों की। हम आप कोई भी हो, कुछ लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जीवन में जिनसे मिलने की तमन्ना कभी नहीं होती, पर क्या करें, जिंदगी का हमारे हिसाब से नहीं चलती। तो कभी कुछ ऐसे ही लोगों से मिलकर बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उन फीलिंग्स को शब्दों में उभारने का प्रयास किया है। वो कहते हैं, इस कविता का नाम है हिसाब। हिसाब, जोड़ घटा भाग गुणा। जो बच्चे सुन रहे हैं आज की जनरेशन के, वो बेटा सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मैथ्स, गणित मीन्स मैथ्स। कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको हिंदी में बहुत दिक्कत होती है और हम उनका नाम भी देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो उनके लिए है ये। चलिए, तो ऐसे कुछ मतलबी लोग जो कभी जीवन में मिल गए थे, तो उनसे मिलके अपनी भावनाएं ऐसे लिखी हमने। हिसाब, वो कहते हैं कि गणित कमजोर है हमारी। वो कहते हैं कि गणित कमजोर है हमारी। हाँ, हिसाबों में जरा कमजोर हैं हम। हाँ, हिसाबों में जरा कमजोर हैं हम। रिश्तों की जोड़ घटा कहाँ समझ पाते हैं। रिश्तों की जोड़ घटा कहाँ समझ पाते हैं। कहाँ समझ पाए नफा नुकसान इसमें समाया हुआ। सिर्फ खुशियों को गुणा करना हो तो सीख भी जाते। कहाँ समझ पाए नफा नुकसान इसमें समाया हुआ। सिर्फ खुशियों को गुणा करना हो तो सीख भी जाते। जमीर को भाग देना कहाँ समझ पाए। सिर्फ खुशियों को गुणा करना हो तो समझ भी जाते, पर जमीर को भाग देना कहाँ ama पाए हैं। औरों की खुशियों में हंसना और गमों में रोना सीखा हमने। ये पेचीदा गुणा भाग कहाँ समझ पाए हैं। लोगों की खुशियों में हंसना और गमों में रोना सीखा हमने। ये पेचीदा गुणा भाग कहाँ समझ पाए हैं। हाँ, हिसाबों में जरा कमजोर हैं हम। रिश्तों की जोड़ घटा कहाँ समझ पाए हैं। गर ना होता ऐसा तो तुम ही बताओ। गर ना होता ऐसा तो तुम ही बताओ। वो नफरत और हम मोहब्बत क्यों निभा रहे होते। गर ना होता ऐसा तो तुम ही सोचो। वो दुश्मनी और हम दोस्ती क्यों निभा रहे होते। ना होते गर हिसाबों में कमजोर हम, तो हम भी ऐ दोस्त। ना होते गर हिसाबों में कमजोर हम, तो हम भी मेरे दोस्त नफे नुकसान के मुताबिक रिश्ते निभा रहे होते। तो हम भी मेरे दोस्त नफे नुकसान के मुताबिक रिश्ते निभा रहे होते। वो कहते हैं गणित कमजोर है हमारी। हाँ, हिसाबों में जरा कमजोर है। थैंक यू प्रमोदिता भाभी, कंचन भाभी, प्रमोद शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संदीप दीक्षित जी बहुत धन्यवाद। ध्रुव भार्गव जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी हमें देख पा रहे हैं, जिनको हम देख पा रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। पूजा शर्मा थैंक यू।
रंजना दीदी, आपका प्रोत्साहन मिलता रहा, बहुत धन्यवाद। राकेश जीजा जी, घर वाले भी जुड़े हुए हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। नकुल जोशी जी, शालिनी, इतना टाइम निकाल रही हो बच्चों को लेके, थैंक यू। भाई, बहुत अच्छा लग रहा है कि सुन रहे हो तुम, थैंक यू। तो चलिए ये भावनाओं का कारवां आगे बढ़ाते हैं। पता नहीं टाइम कितना बचा है अभी टाइम मेरे पास, अभी 20 मिनट है। तो ये एक कोई छोटा मोटा कॉन्टेस्ट कहीं पे आता रहता है, उसमें कुछ कहानियां हम अपनी भेजते रहते हैं। तो ये किसी मैगजीन में एक लघु कथा का कॉन्टेस्ट आया था, उसमें ये कहानी मेरी प्रकाशित हुई थी और मेरे दिल के बड़ी करीब है ये कहानी। मेरे क्या, हमें लगता है कि हर लड़की, हर स्त्री, हर मैरिड लड़की जिसकी अभी शादी हुई हो या वो 10 साल, 20 साल, 25 साल भी बिता चुकी हो, वो शायद कभी ना कभी इससे कनेक्ट कर चुकी होगी, क्योंकि हमारे समाज का ढांचा ही कुछ ऐसा बन गया है। तो इस कहानी का शीर्षक है अपना घर। दस साल बीत गए, समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है पता ही नहीं चलता, जैसे लगता है कल ही की बात है। सुमी सिमटी सकुचाई बाबुल की देहरी लांग कर, मनु का हाथ पकड़कर अपना बचपन और तमाम यादें छोड़कर एक नई दुनिया बसाने मनु के घर आ गई। मैंने बताया था ना, मेरी बहुत सारी कहानियां, मतलब 99% कहानियों में मेरे कैरेक्टर का नाम हमेशा सुमी ही होता है। तो कहीं ना कहीं मैं कैरेक्टर कुछ भी लिखा हो, मेरे मुंह से सुमी ही निकलता है। तो ये खैर सुमी की ही कहानी है। तो सुमी सिमटी सकुचाई बाबुल की देहरी लांग कर, मनु का हाथ पकड़कर अपना बचपन और तमाम यादें छोड़कर नई दुनिया बसाने मनु के घर आ गई। सुमी ने धीरे धीरे अपना छोटा सा आशियाना सजाया, संवारा और मनु ने उसका पूरा साथ दिया। पूरी सोसाइटी और फ्रेंड सर्किल में दोनों आइडियल कपल थे। मनु जो चाहता सुमी बिन कहे समझ जाती, और सुमी जो करती मनु उसमें पूरा साथ देता था। हाँ, थोड़ा रफ था, बेख्याली में कुछ भी बोल जाता था मनु, पर सुनी इग्नोर कर देती थी। मर्द ऐसे ही होते हैं, हंसकर कह जाती थी। हर बार वो कहती थी, मैंने तुम्हें तुम्हारी अच्छाई और बुराई के साथ पसंद किया है मनु। और मनु फिल्मी तरह से झुक कर हंस देता था। जिंदगी बस ऐसे ही पंख लगाकर 10 साल आगे चली गई। नन्ना काना 5 बरस का हो गया। दोनों को जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, या फिर शायद छोटी छोटी बातों पर दोनों ही ध्यान नहीं देते थे। जिंदगी हंसते खेलते बीतती जा रही थी। ऐसी ही एक संडे की खूबसूरत सुबह दोनों चाय की चुस्कियों के साथ गपशप कर रहे थे कि न्यूज चैनल पर किसी पुराने व्रत के रिचुअल को डिटेल में बता रहे थे और मनु उसकी खिल्ली उड़ा रहा था। क्या मजाक बना रखा है यार, आजकल भी कहीं ऐसा होता है? चैनल वाले भी कुछ भी दिखाते हैं, मीडिया के पास कोई काम तो है नहीं, बस कुछ दिखाते रहना है पूरा टाइम। और भी जाने रिवाजों का मजाक उड़ा रहा था, हंस रहा था, और सुमी को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बार बार कोशिश कर रही थी कि मनु चुप हो जाए। रीति रिवाजों का, भगवान का मजाक उड़ाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर मनु किसी तरह मानने वाला नहीं था। वो बस ऊट पटांग बातें करके हंसे जा रहा था। अंत में खींचकर सुमी ने नंद का नाम लेकर बोला, अनु दीदी के घर में भी तो ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि ये सब हंसने की बातें हैं, आप प्लीज हंसिए मत। उसे लगा छोटी बहन से प्यार करने वाला मनु उसका नाम सुन के शायद चुप हो जाएगा, पर मनु नहीं माना। मनु ऐसे ही खिल्ली उड़ाता रहा, हंसता रहा। कुछ सेकंड रुक कर बोला, क्या तुम्हारे घर में भी ऐसा ही होता है? तुम्हारा घर?
उसके ये शब्द कानों में शीशे की तरह पिघल गए। तुम्हारा घर से क्या मतलब? सुमी लड़खड़ाते शब्दों में बोली। अरे मतलब तुम्हारे पापा का घर, मनु बेख्याली से बोला। इसके बाद मनु क्या बोला, उसने क्या कहा, सुमी को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसके सारे शब्द गड़मड़ हो गए। वो जोर से बोलना चाहती थी कि वो घर तो कब का पुराया हो गया, वो घर तो कब का मेरा मायका हो गया, और अब तो यही मेरा घर है। वो घर तो कब का मेरा मायका हो गया। जिस दिन मैं तेरा हाथ पकड़ के विदा होकर इस घर में आई थी, तभी उसी दिन से वो घर मेरा मायका हो गया था। गाय भगाए भाभी और भाई इस घर को लेकर बोल ही देते, सुमी तेरा घर बहुत सुंदर है। छोटे भाई की हंसी कानों में गूंजने लगी। अरे जाओ जाओ, अपना रौब अपने घर में जाके दिखाना, यहाँ नहीं चलेगा ये सब। और मैंने भी तो इसी को अपना घर माना। भले ही इसके बाहर हमेशा मनु शर्मा की नेम प्लेट लगी रही, पर घर तो यही मेरा है। और आज कितनी आसानी से बेख्याली से तुमने कह दिया। वो चीखना चाहती थी, पर शब्द उसके गले से नहीं निकल रहे थे। वो रोना चाहती थी, पर आंखों में ही आंसू सूख गए थे। बस रह गया था सीने में जोर का तूफान, जो सर फाड़ कर बाहर आ जाना चाहता था। कुछ था जो मन में चिल्ला रहा था, कौन सा है मेरा अपना घर। तो दोस्तों, मैंने कहा ना कभी हर लड़की को ये सुनना पड़ ही जाता है, चाहे कितने भी दिन हुए शादी के। जब वो ससुराल में होती है तो ससुराल वाले बोलेंगे तुम्हारे घर में ऐसा होता है, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है। और जब वो मायके में होती है तो मायके वाले कहते हैं तुम्हारे घर में ऐसा होता है। बहुत कंफ्यूजन होता है कि आखिर मेरा घर है कौन सा। हाँ, कहिए दोनों ही, कोई एक ऐसा घर जो सिर्फ मेरा है, जहां कोई ये ना कहे कि तुम्हारे घर में क्या होता है। पतिदेव का अप्रिसिएशन आया, देखकर बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू। मेरे पतिदेव को साहित्य में कोई रुचि नहीं है, तो उनका अप्रिसिएशन मीन्स अ लॉट फॉर मी। तो उनका सपोर्ट बस इतना है कि वो किसी काम से हमें रोकते नहीं है, और ये सपोर्ट बहुत बड़ा है। तो थैंक यू सो मच। दिनेश श्रीवास्तव भैया थैंक यू, भाई थैंक यू, पूजा शर्मा, कंचन भाभी बहुत थैंक यू, शालिनी थैंक यू। जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने प्रोत्साहित किया, उसके लिए बहुत बहुत मैं आपकी आभारी हूँ। अंकित बेटा थैंक यू। निहारिका दीदी, आपका 2 शब्द बहुत मायने रखते हैं, आप बहुत सीनियर हैं इस फील्ड में, तो थैंक यू सो मच। स्मिता थैंक यू। शगुन अगर मेरे स्मिता के साथ है तो बेटा थैंक यू। मंजू बिश्नोई जी बहुत बहुत थैंक यू। आलोक मामा जी थैंक यू। कंचन जी बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कोरोना की कुछ बात करें। आजकल कोरोना के काल में हर तरफ इतनी निगेटिविटी फैली हुई है, हर कोई, पूरा माहौल ही जैसे लगता है निगेटिविटी से भर गया है। कोई भी अच्छी पॉजिटिव बात नहीं करता है। यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्डेड मैसेज आते हैं वो भी ऐसे होते हैं। अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले मेरे पास कोई मैसेज, एक कविता किसी ने फॉरवर्ड की। एक तो बहुत मैं इस प्लेटफॉर्म से बोलना चाहूँगी, जो लोग कविताएं फॉरवर्ड करते हैं वो प्लीज़ लेखक का नाम नीचे से ना हटाएं, क्योंकि जैसे ही लेखक का नाम हटता है वो कविता की बजाय एक फॉरवर्डेड मैसेज हो जाती है। तो किसी लेखक की भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो ऐसा करते हैं लोग कि बस कविता जैसे ही मिली उसका लेखक का नाम नीचे से हटाया और उसको फॉरवर्ड कर दिया, और वो धीरे धीरे घूमते घूमते वो एक फॉरवर्डेड मैसेज हो जाता है। उसमें से लेखक की जो भावनाएं हैं वो निकल के कहीं बाहर चली जाती हैं। तो ऐसी ही एक कविता अभी 2-3 दिन पहले किसी ने हमको भेजी,
और उसमें कुछ ऐसा था कि इस साल ये भी नहीं होगा, इस साल वो भी नहीं होगा, इस साल दादा नाना के घर की छुट्टियां नहीं होंगी, और इस साल पता नहीं क्या क्या नहीं होगा। उसी में एक लाइन ऐसी भी थी कि इस साल आंगन में अचार नहीं पड़ेगा, आंगन में आम का अचार नहीं होगा। और उसी दिन मैंने आम का अचार रखा था, वो आंगन में अचार की बरनी सामने दिखाई दे रही थी। तो बस चंद लाइनें मेरे दिमाग में ऐसे घूम गई, तो शायद हमें लगा कि ये पॉजिटिविटी कुछ आए इससे। तो इस कोरोना काल में थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाते हुए ये आम का अचार, ये मेरी एक कविता है, छोटी सी कुछ लाइनें हैं। आम का अचार। मेरे आंगन में सूखता हुआ आम का अचार, मेरे आंगन में सूखता हुआ आम का अचार, ये सिर्फ अचार नहीं, ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा कि साल भर मेरे परिवार में सब अच्छा रहेगा। ये विश्वास है मेरा कि साल भर मेरे परिवार में सब अच्छा रहेगा। ये प्रार्थना है मेरे ईश्वर से कि हे प्रभु सब ठीक रखना। ये विश्वास है मेरा कि साल भर मेरे परिवार में सब अच्छा रहेगा। ये प्रार्थना है मेरे ईश्वर से कि हे प्रभु सब कुछ ठीक रखना। और ये एक भरोसा है मेरे परिवार का, ये अचार नहीं, ये एक भरोसा है मेरे परिवार का कि मेरी रसोई में रोज कुछ खास बने ना बने, पर यहाँ स्वाद हमेशा बरकरार रहेगा। मेरी रसोई में रोज कुछ अच्छा बने ना बने, यहाँ स्वाद हमेशा बरकरार रहेगा। तो अगली बार जब देखना किसी आंगन में अचार की बरनी, तो उसे अचार मत समझना। अगली बार जब देखना किसी आंगन में अचार की बरनी, तो उसे अचार मत समझना, ये बरनी है किसी गृहिणी की भावनाओं की, ये गृहिणी है किसी गृहिणी की भावनाओं की, ये बरनी है किसी गृहिणी के विश्वास की। ये सिर्फ अचार नहीं, ये एक विश्वास है। तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी के साथ ये मेरी कुछ लाइनें आम का अचार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंचन जी बहुत बहुत थैंक यू, नरेश जी बहुत बहुत थैंक यू, नरेश भैया थैंक यू, प्रमोदिता भाभी थैंक यू। बहुत से नाम दिखाई दे रहे हैं, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो थैंक यू सो मच। जो भी हमें देख पा रहे हैं, जो भी सुन पा रहे हैं, प्लीज़ ऐसे ही अपना आशीर्वाद, अपना प्रोत्साहन बना के रखिए। थैंक यू सो मच। अब मैं एक कविता सुनाऊं कि मैं एक कहानी ही और सुनाती हूँ। 10 मिनट है मेरे पास, एक कहानी और सुन लीजिए। मैंने वादा किया था कि एक जनरल कहानी भी सुनाऊंगी, नारी चरित्रों से हट के एक जनरल कहानी। शिवानी थैंक यू, नीतू थैंक यू, शालिनी बहुत थैंक यू। तो मेरी ये कहानी कुछ जीवन की अपेक्षित अनपेक्षित घटनाओं से प्रेरित है। ये एक जनरल सबके लिए है कहानी, ये सिर्फ स्त्री चरित्रों के लिए नहीं है, ये एक जनरल कहानी है। ये शायद भौतिकता की दौड़ में हम इतने आगे निकल गए हैं कि रिश्तों का महत्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हमारी जनरेशन हो या अगली जनरेशन हो, हम माता पिता भाई बहन ऐसे रिश्तों को भी ज़्यादा महत्व देते नहीं हैं। पता नहीं भौतिकता में हम कहाँ तक चले जाएंगे। तो ऐसी ही एक कहानी है मेरी ये। मोनी दी थैंक यू, स्मिता थैंक यू सो मच। तो मेरी दोस्तों ये मेरी एक कहानी है रिटर्न गिफ्ट। ये रिटर्न गिफ्ट कहानी है कुछ बच्चों की जो भौतिकता की दौड़ में अपने माँ बाप की, माता पिता की भावनाओं की कद्र करना भी शायद भूल गए। तो चलते हैं, एक कहानी ख़त्म करेंगे, मेरा समय भी ख़त्म हो जाएगा तब तक। घर में लोगों का आना लगा हुआ था, भीड़ भाड़ में पूरे घर में रौनक मची हुई थी। पिछले 15 दिनों से दोनों बच्चे घर पर ही थे। आज
आशा जी के हवन की 13वीं के हवन की तैयारी हो रही थी। जो घर आशा जी की आवाज़ से, उनकी चूड़ियों की खनखन से, उनकी पायल की खनक से रोशन रहता था, उनके बनाए खाने की खुशबू से गमकता रहता था, आज उनके नाम के हवन से महक रहा है। लोगों की जुबान उनकी तारीफें करते नहीं थक रही थी। अंदर बैठी औरतें मन ही मन उनकी तरह जीवन पाने की कामना कर रही थी। बाहर बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठे आशा जी के पति अरुण जी आने जाने वालों की सांत्वना स्वीकार कर रहे थे। उनके चेहरे पर उदासी और निश्चिंतता के मिले भाव थे। 50 साल की जीवन संगनी से बिछड़ने की उदासी और आशा जी से किया वादा निभाने की निश्चिंतता। देखिए, मुझे डोली में लाए हैं, अर्थी तक ले जाने की जिम्मेदारी आप ही की है, हंसकर आशा जी कहती, और जवाब में अरुण जी झुंझला जाते। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपसे किया वादा न निभाया हो? कह दिया ना मैंने एक बार, बार बार वही बात दोहराती रहती हैं आप। ऐसी बातें बार बार मत किया करिए। और आशा जी खिलखिलाकर हंस देती। सोचते हुए अरुण जी की आंखें नम हो आई थी। जाफरी से आती हवा का झुमका जैसे उन्हें घसीट कर वर्तमान में ले आया। उनके दोनों बच्चे बेहद सफल और वेल सेटल्ड थे। बेटा अविनाश उच्च सरकारी अधिकारी और बेटी अविका की शादी सरकारी इंजीनियर से करके आशा जी और अरुण जी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से सुकून से निभा चुके थे। संपन्न संस्कारी बच्चे, भरी पूरी गृहस्थी, और इस उम्र में भी इतनी खूबसूरत जोड़ी। दोनों समाज में कपल मॉडल हुआ करते थे। लोग मिसालें दिया करते थे दोनों की। शायद लोगों की ही नज़र लग गई। अचानक आशा जी को हार्ट अटैक आया और 2 दिन की बीमारी में चल बसी। हवन वगैरह खत्म हुआ। बेटे अविनाश ने बाबूजी को मनाकर साथ चलने के लिए राजी कर लिया। अरुण जी भी अब जैसे जीवन से विरक्त हो गए। दुखी मन से ही सही साथ चलने को मान गए। बेटी अविका अगले दिन ही पति और बच्चों के साथ चल दी। आशा व अरुण जी की 50 सालों की गृहस्थी बहू अनीता ने 2 दिनों में जैसे तैसे समेट कर इस लायक कर दी कि उसे बंद किया जा सके। घर बंद करके वो लोग 2 दिन में वहां से चले गए। जीवन वापस अपनी धुरी पर चलने लगा। अरुण जी के लिए आशा जी के बिना जीवन अधूरा था, पर फिर भी पोता पोती में व्यस्त होकर जीवन व्यतीत कर किसी तरह अपना काम चला रहे थे। बेटा बहू अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहकर भी भरसक ध्यान रखते। जीवन यूं ही चल रहा था। कई महीने बीत गए। एक दिन ऑफिस से आकर अविनाश ने बताया कि किसी सरकारी काम से बरेली शहर जाना है। सोचा चलो घर भी देख आएंगे। घर खोलते ही गंदगी, जाले, दीमक देखकर अविनाश का दिमाग भन्ना गया। जैसे तैसे थोड़ा वक्त गुजार कर वापस चला आया। वापस आकर बाबूजी को फैसला सुना दिया। बाबूजी, घर खाली करके किराए पर उठा दें, नहीं तो पूरा घर दीमक खा जाएगी। बाबूजी निर्विकार भाव से देखते हुए धीरे से बोले, जैसा तुम लोग चाहो वैसे कर लो। पर मन उनका चुपचाप रो दिया। उनके और आशा जी के सपनों का घर अब किराएदार रहेंगे वहां पर। कुछ कह ना सके। छुटकी, कल छुट्टी लेकर 1 हफ्ते के लिए घर जा रहा हूं। खाली करके किराए पे दे दूंगा। तू भी आ जा, तुझे जो चाहिए वो ले जाना। अविनाश ने अविका को फोन करके कहा, भैया माँ बाबूजी के आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। घर का सामान भी कबाड़ हो गया होगा, उससे मैं क्या ही लूंगी। तुम डिस्पोज कर दो सब कुछ। फिर भी छोटी माँ की कुछ साड़ी ही ले जाना, उनकी याद समझ के रख लेना। अरे भैया, साड़ियाँ कौन पहनता है आजकल, और मम्मी की साड़ियाँ तो सारी पुराने फैशन की हैं। तुम भाभी को दे दो, वरना वहीं बांट देना। कहकर अविका ने फोन काट दिया। अरुण जी ने सुना तो कलेजा मुंह को आ गया। माँ के जाने के बाद जब अरुण जी ने उनके जेवर बेटी और बहू में बांटे, तब तो किसी को पुराने डिजाइन के नहीं लगे थे, और अब साड़ियाँ आदि आशीर्वाद लेकर समझ कर भी लेने को कोई तैयार नहीं है। मन की बात मन ही में रखी और चुप रह गए। अविनाश और अनीता घर गए। सारा सामान बाहर करके सभी काम वालों को और आशा जी के पुराने सेवकों को बुलाकर उनमें बांट दिया। जो जिसको चाहिए वो ले गया।
एक एक सामान के साथ आशा जी और अरुण जी की तमाम यादें जुड़ी हुई थी। क्रॉकरी, फर्नीचर, फ्रिज, टीवी सब या तो औने पौने दामों में बेच दिया या फिर बांट दिया। एक हफ्ते में अविनाश और अनीता पूरे घर का सामान डिस्पोज ऑफ करके घर किराए पर देकर वापस आ गए। अरुण जी अब पूरी तरह टूट गए थे। बोलना पहले ही बहुत कम हो गया था, अब ना के बराबर बोलते। पोती आव्या जबरदस्ती कुछ छेड़ती तो जरा सा बोलते और फिर चुप हो जाते। पूरे घर में आव्या ही थी जो उनका ध्यान रखती, नहीं तो मशीनी जिंदगी हो गई थी उनकी। समय पर खाना, दवा वगैरह बस। एक रात ऐसे ही सोए तो सुबह उठे ही नहीं, हमेशा के लिए चुप हो गए। बच्चों ने अंतिम संस्कार विधि पूर्वक कर दिया। अविका आई और जाते जाते अविनाश से बोली, भैया अब घर का क्या करना है, देख लेना। अविनाश उसका मुंह देख रहा था। वो रहने तो जा नहीं रहा है, पूरा घर वैसे ही खंडहर होता जा रहा है, उसे रखने का क्या फायदा, उसे बेच ही देना चाहिए। अविनाश कुछ नहीं बोला, देखते हैं कहकर बात टाल दी। पर साल बीतते न बीतते जब अविका 2-3 बार घर बीतने की बात कर चुकी तो अविनाश ने भी इसे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। कुछ और महीने बीते, अविनाश ने पेपर में घर बेचने का इश्तिहार दे दिया। बड़ा घर, शानदार लोकेशन, फोन पर फोन आने लगे, घर का दाम लगने लगा और उनमें सबसे ऊंचा दाम लगाने वालों के साथ सौदा तय हो गया। आनन फानन में रजिस्ट्री की तारीख भी तय हो गई। सब एक साथ बरेली जाने को तैयार। अविनाश ने छुट्टी ले ली, बच्चों की छुट्टी कराई। अविका भी पति और बच्चों के साथ आ गई। सब फाइनल करके वो चल पड़े घर बेचने। रास्ते भर वो आने वाले पैसे के इन्वेस्टमेंट की बातें करते रहे। रजिस्ट्री के कागज पर अविनाश और अविका के साइन हो गए। दोनों ने अंगूठे की छाप लगा दी और भी बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी की और फिर एक मोटी रकम का चेक दोनों के हाथों में थमा दिया गया। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि रात को डिनर के लिए कहाँ जाएं कि अचानक आव्या को दादी की याद आई। वो बोली, पापा दादी का जन्मदिन भी तो अक्टूबर में ही होता है ना? हाँ, 18 अक्टूबर को होता है, अविका बेख्याली में बोली। इतना सुनते ही अविनाश की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। आज 18 जुलाई है अविका, अविनाश खाली सी आवाज में बोला। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो माँ उन दोनों के जन्मदिन को उत्सव की तरह मनाती थी, वो दोनों आज उन्हीं का जन्मदिन भूल गए और उसी दिन घर बेच दिया। जो माँ को सबसे प्यारा था, जो माँ घर को मंदिर मानती थी, उसके जन्मदिन पर उसका घर बेचकर इतनी मोटी रकम का चेक लेकर खुश हो रहे हैं। दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों थके कदमों से वापस जा रहे थे और हाथ में था वो चेक जो माँ की ओर से जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट था। तो ये कहानी शायद भावुक कर देने वाली है। हम सब भौतिकता की दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं। हमें भी नहीं पता कि एक दिन चले जाएंगे, सारा सामान, घर गृहस्थी यहीं रह जाएगा और फिर हमारे बच्चे भी बस ऐसे ही एक दिन कहेंगे कि अब उस घर की क्या ज़रूरत है, सामान आउटडेटेड हो गया है, कपड़े पुराने फैशन के हो गए हैं। दिस इज़ लाइफ। तो चलिए, तो ख़त्म करने का टाइम आ गया है। 4 लाइनों के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। उम्र ना समझो आंखों के गिर्द की इन बारीक लकीरों को। दोस्तों, उम्र ना समझो आंखों के गिर्द की इन बारीक लकीरों को। कुछ तजुर्बे हैं जिंदगी के, जरा संभाल के रखें। उम्र ना समझो आंखों के गिर्द की इन बारीक लकीरों को। कुछ तजुर्बे हैं जिंदगी के, जरा संभाल के रखे हैं। उम्र की कश्ती वक्त के दरिया में यूं ही बढ़ती जाएगी। उम्र की कश्ती वक्त के दरिया में यूं ही बढ़ती जाएगी। कतरा कतरा पल पल रह जाएंगे उम्र के निशा बाकी। उम्र की कश्ती वक्त के दरिया में यूं ही बढ़ती जाएगी। कतरा कतरा पल पल रह जाएंगे उम्र के निशा बाकी। वक्त की लहरों पे चलकर, लड़खड़ा कर, संभल कर, यूं ही मुस्कुराते रहने की बस जिद है अपनी।
वक्त की लहरों पे चलकर, लड़खड़ा कर, संभल कर, यूं ही मुस्कुराते रहने की बस जिद है। तो इन्हीं लाइनों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार मुझे इतना समय देने के लिए, मुझे सुनने के लिए। आप सबको नमस्कार। पूजा शर्मा, कंचन जी, प्रमोदिता भाभी और जिनका नाम मैं नहीं भी ले पाई हूँ, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। नीतू और भी बहुत से लोग हैं जिनका नाम मैं अभी नहीं ले पाई हूँ यहाँ पे। उन जो भी मुझे सुन रहा है उन सब का बहुत आभार। नरेश जोशी जी, आपका बहुत आभार, मुझे ऐसे रूबरू होने का आपने मौका दिया। अनिल भैया और भी बहुत से नाम जो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। नीतू, थैंक यू सो मच। पूजा शर्मा और कुछ बच्चे हैं जिनका अपना फेसबुक पे अकाउंट नहीं है, उन्होंने कहा था कि मैं मम्मी के अकाउंट से सुनूंगी, तो उन बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हिंदी को इतनी देर सुनने के लिए समय निकाला। तो थैंक यू सो मच सबको। शालिनी, पूजा शर्मा, बहुत से नाम हैं जो दिख रहे हैं। तो आशा करते हैं मेरी कहानियाँ, मेरी कुछ कविताएं आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो ज़रूर प्रोत्साहित करिएगा, कुछ कमी लगी हो तो वो भी बताइएगा और अगली बार अपनी उन कमियों को सुधारने का कोशिश करूँगी। नरेश कुमार जी, विवेक भैया, गौरव भैया, आलोक मामा जी, पूजा शर्मा, बहुत थैंक यू। भाई, थैंक यू। बंद करने का मन नहीं हो रहा है, सोच रही हूँ एक आध कहानियाँ और सुना दूँ, लेकिन मेरे बाद किसी और का भी नाम लगा हुआ है 6 बजे से, वो शायद वेट कर रहे होंगे। तो थैंक यू, बहुत नमस्कार आप सबको। मेरी जो भी त्रुटियाँ हों उनको भी बताइएगा और प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।